यहाँ पे एक चीज आप देखें, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर 15 वेरीफाई या लेबल में, सॉरी, ये जो ऑप्शन नंबर है 20 वेरीफाई, प्रिपेयर एंड लेबल स्पेसिमेन। लैब स्पेसिमेन को वेरीफाई करना है, प्रिपेयर करना और लेबल करना, ये चीजें क्यों जरूरी हैं? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कौन कौन से स्पेसिमेन हमारे पास जो है ना वो आ सकते हैं। आप लोगों ने इसका डेटा इकट्ठा किया होगा। सबसे पहले तो हम लोग टिश्यू बायोप्सी की बात करें। टिश्यू बायोप्सी क्या होती है? जिसमें हम बॉडी की किसी भी एक हिस्से की, टिश्यू की या कोई बॉडी के ऑर्गन की, जो उसमें कैंसर भी हो सकता है, मैलिग्नेंट भी हो सकता है, उसकी बायोप्सी लेते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को म्यूट करता हूँ ताकि जो है इजी हो जाए। हाँ जी, तो उसमें क्या करते हैं कि हम लोग बॉडी के किसी हिस्से की बायोप्सी को, सैंपल, ऑर्गन, उसको हम लोग सैंपल लेते हैं। उसको फिर हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी में भेजते हैं फॉर एग्जामिनेशन, आया कि इसमें, इसके अंदर जो सेल है उसकी, जो या बॉडी टिश्यूज हैं, इसमें और एक नॉर्मल सेल में क्या फ़र्क है। जब हम बायोप्सी भेजते हैं पैथोलॉजी लेबोरेटरी में, ज़ाहिर है उसका आगे वाला काम जो है ना वो हमारे जो है नहीं है, वो एक मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट का काम है कि वो कैसे उस टिश्यू के ऊपर, उस सेल्स के ऊपर, उस बॉडी ऑर्गन के ऊपर वर्क करके ये बताता है कि ये आया कि एक नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, इसमें कौन सी नॉर्मलीज हैं, कौन सा, अगर वो कैंसर है तो कौन सा कैंसर है, ये बातें आगे की। लेकिन यहाँ पे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम ना सिर्फ स्पेसिमन को, आने वाले स्पेसिमन को वेरीफाई करें, उसको प्रिपेयर करना और लेबल करना। सबसे पहले फर्ज करो अगर हमने एक छोटा सैंपल है, हम लोग उसको नॉर्मल साइन में, या एक सोल्यूशन होता है फार्मालिन, 10% फार्मालिन एक बेसिक सोल्यूशन है। किसी भी टिश्यू को, किसी बॉडी ऑर्गन को 10% हम लोग फार्मालिन में, 10% नॉर्मल साइन में उसको डुबो कर उसको उसमें डाल देते हैं। बायोप्सी जार होता है। बायोप्सी जार डिपेंड करता है कि कितना बड़ा स्पेसिमन है। अगर फर्ज करें बॉडी के छोटा सा आपने एक बस पॉइंट लिया है, छोटा सा टुकड़ा लिया है, उसको स्पेसिमन के लिए भेजना है तो आप बायोप्सी जार छोटा ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ज़्यादा बड़ा स्पेसिमन भेजना है तो आप बड़ा जार भी ले सकते हैं। जस्ट लाइक आप लोगों के घरों में ये जो बड़े होते हैं ना, शुगर पार्ट या जितने भी इस तरह के बर्तन वगैरह होते हैं जिसमें इस तरह का बायोप्सी जार होता है। ठीक है, हमारा काम ये है कि सबसे पहले तो ये हमने करना है कि हमने उसके ऊपर एक चिट लगानी है या एक पर्ची जो हम साथ भेजते हैं, उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो ये होता है कि सर्जरी क्या परफॉर्म की गई है। आया कि हम लोगों ने एक कोई हिस्टेक्टमी की या यूट्रस निकाली है, उसका हम सैंपल भेजना चाहते हैं। आया कि हम लोग सिर्फ यूट्रस के अंदरूनी एंडोमेट्रियल बायोप्सी करके सिर्फ उसका एक छोटा सा सैंपल भेजना चाहते हैं, या हम लोग कोई ऐसी बॉडी का, कोई बॉडी के हिस्से में ट्यूमर था तो उसमें जस्ट एक सिरिंज के जरिए, जिसे FNAC कहते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन, उसको भी हम लोग भेजना चाहते हैं। तो ये हम लोग जो है ना वो सर्जरी का नाम साथ लाजमी लिखेंगे, कौन सी सर्जरी परफॉर्म की, उसके बाद कौन से सर्जन ने परफॉर्म किया, ये भी लेबल, उसको लेबल करना बहुत ज़रूरी है कि सर्जन कौन सा था जिसने इसको परफॉर्म किया। ठीक है, स्पेसिमन कौन सा है। सर्जरी फर्ज करें उसने सर्जरी स्टेक्टमी की है, साथ ओवरीज को भी निकाल लिया है, तो आपको ऊपर लिखना पड़ेगा कि हमने जो जो स्पेसिमन उसमें ओवरीज डाली है, स्टेक्टमी यूट्रस डाली है, या पेंडेक्टमी भी साथ, अपेंडिक्स है वो भी डाल दिया है। तो ये सारी सर्जरी और साथ उसके स्पेसिमन्स का नाम, उसको आपने लेबल करना है। पेशेंट नेम विद एज, विद सेक्स, जेंडर, हर चीज़ उसके ऊपर लेबल होनी चाहिए कि ये पेशेंट की एज थी। ये थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी होनी चाहिए। हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है इवेल्यूएट करने के लिए उस पर्सन को। आया कि बाज़ का ऐसा होता है कि एक ही पेशेंट के एक से ज़्यादा दफ़ा जो है ना वो बायोप्सी ली जाती है। ठीक है, क्योंकि मेलिग्नेंसी के केस में, कैंसर के केस में चांसेस हैं कि जो बीमारी है रिकरेंट हो जाती है, वापस आ जाती है। उस केस में हिस्ट्री लेना, हिस्ट्री लिखना थोड़ी बहुत, तो ये बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने, जब मैं जॉब कर रहा था ऑपरेशन टेक्नोलॉजिस्ट में, हम लोगों ने एक पेज बनवाया हुआ था जिसमें ये ऑलरेडी चीज़ें मेंशन थी। जस्ट हम उसको आगे फिल कर देते थे कि ये सर्जरी है, ये सर्जन ने परफॉर्म किया है, ये पेशेंट नेम है, एज है। ठीक है,
हिस्ट्री में अगर हम लिख देते थे, अगर उसने ऑलरेडी को सर्जरी की है या उसका को ऑलरेडी ऑपरेट हुआ है, जो कुछ भी था उस पेशेंट की हिस्ट्री में, ये भी उसके ऊपर आपने लेबल करके, ठीक है। उसके बाद आपने उसमें ये भी लिखना है कि आप इसको किस सोल्यूशन के अंदर जो है ना वो जा रहे हैं, वो 10% नॉर्मल साइन है या फॉर्मेलिन का सोल्यूशन है, तो आपने उसको उसके अंदर जो है ना वो डबो कर उसके बाद उस सोल्यूशन को जो है ना वो बायोप्सी के लिए भेजते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो कुछ चीज़ें और लेबलिंग के लिए है कि आप डिपेंड करता है कि यहाँ पे आप अपने हॉस्पिटल की लेबॉर्ट्री में उसके हिस्टोपैथोलॉजी करवाना चाहते हैं, या अब पेशेंट चाहता है कि भाई मैं किसी अच्छी लेबॉर्ट्री से, मैं आगा खान से करवाना चाहता हूँ, मैं शोको खानम से करवाना चाहता हूँ। ये पेशेंट पे डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहता है, कि वो कौन सी नुस्खे के नज़दीक उसे लगता है, कि आपको भी उसे गाइड करना चाहिए कि भाई ये जो लेबॉर्ट्री है ये अच्छे रिजल्ट देती है, शोको खानम है या बागा खान है या चुगताई है, अब यहाँ पे करवा ले पेशेंट के हिसाब से कि वो किस हद तक उसको अफोर्ड कर सकते हैं। ये सारा कुछ आप ही के एक टेक्नोलॉजिस्ट ही के कंट्रोल में होता है, उसी ने ही एक आने वाले स्पेसिमेन को वेरीफाई करना होता है, प्रिपेयर करना होता है और लेबल करना होता है, ठीक है। ये तो वो स्पेसिमेन थे जो कि जस्ट मैंने आपको एक रफ सा, जो कि एक नॉर्मल हर हॉस्पिटल में जो है ना वो हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजे जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्पेसिमेन हैं जिसको वेरीफाई करना, प्रिपेयर करना और लेबल करना बहुत ज़रूरी है, और इस पर ना सिर्फ हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी, हमारे हॉस्पिटल की पॉलिसी, और सबसे ज़्यादा होती है कंसेंट ऑफ द पेशेंट, जो रिलेटिव्स हैं पेशेंट की अपनी कंसेंट भी होती है। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल लेता हूँ, किसी पेशेंट का बाजू कट गया, ठीक है, ये एक स्पेसिमेन है, ये क्या है, एक स्पेसिमेन है, ये स्पेसिमेन के तौर पे ही आपने इसको ट्रीट करना है, ठीक है। अब आप उसको दोबारा नहीं लगा सकते, या आप ड्यूरिंग सर्जरी या कैंसर था, आपको उसका बाजू काटना पड़ा, ठीक है, कैंसर था, फिर तो जाहिर है उसको बायोप्सी के लिए भेजना पड़ेगा। इन केस अगर किसी एक्सीडेंट में ट्रॉमेटिक सर्जरी हुई है, उसका बाजू या इवन के उसके हाथ की एक फिंगर, इंडेक्स फिंगर है, मिडल फिंगर, कोई भी फिंगर काटनी पड़ी आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा इस केस में, सबसे पहले पेशेंट से उसकी जो है ना वो विल लेनी पड़ेगी, उसकी कॉन्सेंट लेनी पड़ेगी कि वो क्या चाहता है, क्योंकि उसकी बॉडी का पार्ट है, क्योंकि ये उसकी बॉडी का पार्ट है, वो इसको किस तरीके से ट्रीट करवाना चाहता है। वो चाहता है कि इसको बरीड कर दें तो आप उसे बरीड कर देंगे, अगर वो चाहता है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने सारी उम्र उसको नहीं देखना, तो आप इसको अपने ही हॉस्पिटल के अंदर मुख्तलिफ किस्म का आपका एक डिसेक्शन रूम होता है, आप वो आपका हॉस्पिटल का रूम होता है, आपको वहाँ पे उसको नॉर्मल स्लाइन में या फॉर्मलिन में डुबो के एज ए स्पेसिमेन के तौर पे रखना। सॉरी बच्चे, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। एक दफ़ा आप मुझे बता दो कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? जी सर आ रही है। डिस्कनेक्ट हो गया था, चले खैर में हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं, शायद उनके सर कह रहे हैं कि प्रॉब्लम है, चले खैर। तो बात कर रहे थे हम लोग कि अगर कोई बॉडी का ऑर्गन है, कोई जैसे हम लोग सर्जरी से आपको निकालना पड़ा है, या ड्यूरिंग ट्रॉमेटिक सर्जरी कोई उसी का बाजू कट गया, कोई फिंगर कट गई है, तो इस केस में फिर हम लोग भी उसको पेशेंट की विल देखेंगे। अगर पेशेंट चाहता है कि वो उसको ले जाके बरीड करना चाहते हैं, तो आप उसे रोक नहीं सकते, आप नहीं कर सकते कि आप उसे हॉस्पिटल के स्पेसिमेन में रखें। लेकिन अगर पेशेंट नहीं चाहता कि उसको अपने पास साथ ले जाए, तो आप फिर उसको हॉस्पिटल के स्पेसिमेन के तौर पे रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जैसे एक फर्ज करें कोई शूटिंग का केस है, किसी को बुलेट लग गई है, तो बुलेट को भी आप एक स्पेसिमेन के तौर पे शामिल करेंगे। अब बुलेट जो है ना वो फ्रिंजिक स्पेसिमेन है, उसको आपको फ्रिंजिक एजेंट जो है ना वो जो एजेंसी है PFSA पंजाब की, आपको वहाँ भेजना पड़ेगा, तो वो एक फ्रिंजिक के अंडर आता है। क्यों? क्योंकि बुलेट के ऊपर फिर आगे जो है ना वो रिसर्च चलती है कि आया कि ये बुलेट जो थी कौन सी थी, कितने mm की थी, कौन सी गन से फायर की गई थी, एरा वगैरह। वो क्योंकि क्राइम केस है, तो उसको फिर आप ना पेशेंट को दे सकते हैं, बेशक उसकी बॉडी से ही निकली है, ना आप किसी और को दे सकते हैं। ये आपके हॉस्पिटल का अंदर है कि ये आपका काम है कि आप उस बुलेट को प्रॉपरली एक सोल्यूशन के अंदर डालकर, नॉर्मल स्लाइन के अंदर या नॉर्मल स्लाइन के अंदर या फॉर्मलिन नॉर्मल स्लाइन के अंदर डालते हैं सोल्यूशन को, आप उसको एक पैकेट में, एक जार में उसको लेबलिंग करके हर चीज़ जैसे मैं आपको बताई है, कैसे ऐसे केस था
इस टाइम ये केस आया। टाइम लाजम बहुत ज़रूरी है ऐसे केसेस में, जो आपको टाइम वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि किस टाइम जो केस है ये आपके पास आया था, किस टाइम आपने बुलेट्स निकाली और किस टाइम आप उसको लेबॉर्ट्री की तरफ फोरेंसिक एजेंसी की तरफ उसको सेंड कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सेल्स कल्चर्स, ये सारे के सारे स्पेसिमन है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, नहीं अभी टाइम है, अभी चलो ले लो वहां से, ये लो। अच्छा, जैसे तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। मैं जैसे आपको बता रहा था कि अब जैसे हम लोग आजकल एक नेजल स्वैब लेते हैं कोरोना के पेशेंट के ऊपर, तो ये भी एक स्पेसिमन ही है। अब फर्ज करें आपका ड्यूरिंग सर्जरी आपको नेजल स्वैब की जरूरत पड़ गई है। ऐसे केसेस में आप लेबॉर्ट्री वाले से नहीं कहेंगे कि वो आए आके पेशेंट का सैंपल लेके जाए। तो ऐसे केसेस में आप जो है ना वो खुद वहाँ से सैंपलिंग लेंगे, उसका नॉर्मल सारी लेबलिंग जैसे मैंने आपको समझाया, ऐसे केसेस में लेबलिंग बहुत ज़रूरी है। तो वो लेबलिंग करके फिर आप जो है ना उसको फिर लेबॉर्ट्री को सेंड कर देंगे। तो इस तरह बहुत ज़्यादा किस्म के जो है ना वो स्पेसिमन होते हैं जिसको आप जो है ना वो लेबल करते हैं, और लेबल करके फिर आप उसको लेबॉर्ट्री की तरफ जो है ना वो डिपेंड करता है सर्जरी के ऊपर, डिपेंड करता है केसेस के ऊपर। एम्पुटेटेड लिम्ब है, सेल्स हैं, कल्चर्स है। हाँ, कुछ ऐसे स्पेसिमन है जैसे फ्रीज करके भेजा जाता है, फ्रोजन सेक्शन कहते हैं, ये भी आप लोगों ने कहीं पढ़ा हो। ठीक है, तो डिफरेंट तरह के स्पेसिमन है, डिफरेंट तरह की उनकी हैंडलिंग है, डिफरेंट तरह की उनकी ट्रांसपोर्ट है। ये सब कुछ आप लोग जो है ना वहाँ पे डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन है यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद जो हमारा 21 पॉइंट है, ऑब्जर्व पेशेंट इंट्राऑपरेटिव स्टेटस, मॉनिटर कलर ऑफ ब्लड, onset of blood loss, monitor position of patient during procedure। ये सारा कुछ इंट्राऑपरेटिवली है, जिससे पेशेंट के हमने इंट्राऑपरेटिव स्टेटस को जो है ना वो मेजर करना है। हमने अगर पेशेंट का ज़ाहिर है ब्लड निकल रहा है तो उसका कलर मेंटेन करना, ये सर्जन आपको बताएगा कि भाई अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, ऑनसेट ऑफ ब्लड लॉस बहुत ज़रूरी है कि हम लोग देखें कि किस टाइम पेशेंट का ब्लड लॉस होना शुरू हुआ और कितना ब्लड लॉस हुआ। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन है कि फर्ज करो अगर किसी पेशेंट का ब्लड लॉस हो रहा है तो आप उसको कैसे मेजर कर सकते हैं कि उसका कितना ब्लड लॉस है? जी कौन बताएगा? आप लोग सारे अनम्यूट हैं। जी बोले, तो बंदा यहाँ पे यस है। सर, स्कर मशीन के जो है ना अंदर। हाँ जी, सक्शन मशीन है, उसके अंदर जो है ना ब्लड जाता है, लेकिन उसमें भी इस चीज़ का ख्याल रखना, अगर फर्ज करें सी सेक्शन है तो उसके अंदर मोस्टली वो प्लेसेंटल फ्लूइड ही होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ख्याल सर रखना है कि कौन सा प्लेसेंटल फ्लूइड है, किस हद तक ब्लड लॉस हुआ। इसके अलावा ब्लड बहुत ज़्यादा हद तक स्पंजिस के ऊपर लगा होता है, तो स्पंजिस भी उस हिसाब से। तो ये मॉनिटर करना, ये ड्यूरिंग सर्जरी हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि भाई किसी पेशेंट में कितना ब्लड लॉस हुआ है, इसका कलर कौन सा आ रहा है। अगर इस केस में उसका ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो हमें जो है ना वो इमरजेंसी ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है। आप क्या करेंगे, हम आपने ये काम तो पहले हम लोग करते हैं, लाजमी करते हैं कि हम लोग उस पेशेंट का ब्लड जो है ना क्रॉस मैच करवा के लेबॉर्ट्री में रखवा लेते हैं ताकि इन केस इमरजेंसी जरूरत पड़े। और अगर उसका ब्लड का कलर पेल आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, फ़ौरन लेबॉर्ट्री को, बल्कि हाँ लेबॉर्ट्री को कॉल करेंगे कि फलां पेशेंट का जो ब्लड क्रॉस मैच हो गया आपके पास पड़ा है हमें भेज दें। तो अगर ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग उसको ड्यूरिंग सर्जरी ही ब्लड जो है ना वो डोनेट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये मॉनिटर करना ये भी एक टेक्नोलॉजिस्ट का काम है, उसको पता होना चाहिए पेशेंट का ब्लड जो है वो अरेंज हुआ है कि नहीं हुआ। पेशेंट का ब्लड है तो कौन सी हेमाटोलॉजिकल लैब में ब्लड बैंक में पड़ा हुआ है, कौन सा उसका ब्लड ग्रुप है। और अगर इन केस ब्लड ज़्यादा आपने फर्ज करें एक पैकेट रखा हुआ तो आप फ़ौरन हम कॉल करेंगे ब्लड बैंक में कि हमें एक से ज़्यादा जो है ना वो ज़रूरत है।
ब्लड की, तो आप उसको फौरन अरेंज करें पेशेंट की जो है वो हालत सीरियस। तो ये सारा कुछ ब्लड का कलर मेंटेन रखना, ब्लड का कलर को फोकस रखना, ब्लड कितना लॉस हो इस चीज़ को माइंड में रखना, ये बहुत ज़रूरी है किसी पेशेंट की ज़िंदगी के लिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में और तो आप पूछ सकते हैं।